Good morning, students. Now we are here on the chapter number 2 and lecture number 1. Chapter number 2 and lecture number 1, dual nature of electromagnetic radiation. Actually, this chapter name is the structure of atom, and discovery of electrons, subatomic particles. Subatomic particles are particles exist inside atom or in atom are known as subatomic particles. So discovery of subatomic particles and Thomson's model and Rutherford's model is deleted for this year's syllabus, and that's why we are starting from dual nature of electromagnetic radiation portion. But before we proceed for that chapter, I am going to discuss some very important information with you, and then we will proceed for dual nature of electromagnetic radiation, right? And that information is this: subatomic particles, we know electron, proton and neutrons are there. Their absolute charges you can see 1.6022 into 10 to the power minus 19 negative charge ये इलेक्ट्रॉन पे होता है. This the information given in this table you must need to remember, क्योंकि इसके बाद जो ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, राइट? दैट मास ऑफ रिलेटिव चार्ज जो है -1 हम कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव मतलब कंपैरिजन होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है. ग्राम में कहेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 28 हो जाएगा. जब हम इसे एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करते हैं, सो इन दैट केस इट विल बी 0.00054. इसीलिए जनरली एक्चुअली इट इज अ कॉन्सेप्ट जो अब ठीक है, उस पर डिबेट हो सकता है, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि दोज हैविंग मैटर विच हैविंग मास लेस देन 1 AMU आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर या पार्टिकल्स, वॉट एवर the entity which has mass less than 1 AMU उसे जनरली मैटर कंसिडर नहीं करते. सो उसका मास जो है 0 कंसिडर किया जाता है. ओके, प्रोटॉन के मास की, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज इतना ही होता है, रिलेटिव चार्ज +1 मानते हैं. मास जो होता है 1.67262 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, और AMU में 1.00727. जनरली राउंड फिगर में 1 यूनिट मास उसे माना जा सकता है. न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एज द नेम सजेस्टेड न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ही होता है, चार्ज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये हैवीएस्ट पार्टिकल है एटम के. सब एटम हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इट इज. 1.67493 राउंड फिगर में आप 1.675 तक याद रख सकते हैं. सो ये जो इनका इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इनका मास होता है. यूनिफाइड मास जो होता है 1 अगर हम इन एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में देखें, दिस विल बी 1.00867 AMU होगा या यूनिट होगा, और इसको भी 1 कंसीडर किया जाता है, ऑलमोस्ट 1 के थ्रू हम ये सब मानते हैं, राइट? एक और चीज जो इसमें मेंशन नहीं है, दिस इज स्पेसिफिक चार्ज. One more important thing, that electron is discovered by Thomson, named by J. Stoney, and charge of electron discovered by J. Millikan. 3 साइंटिस्ट का नाम काफी फेमस है. J. Thomson had discovered स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज E/m, यानी चार्ज और मास को डिवाइड कर दें या मास से चार्ज को डिवाइड कर दें, दिस वुड बी स्पेसिफिक चार्ज विच इज फिक्स्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम होता है. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो E/m इज स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फिक्स्ड, राइट? E/m for proton is maximum for हाइड्रोजन आयन, बिकॉज हाइड्रोजन आयन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन के लिए होता है. जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे
मास बढ़ते जाएगा ऑब्वियसली, और मास बढ़ते जाएगा तो उस कंडीशंस में क्या होते जाएगा, मास बढ़ते जाए चार्ज तो वही रहने वाला है, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन के लिए देखने को मिलता है, एंड इट इज अराउंड 5.78 इन 10 टू द पावर 7 के आसपास होता है, यू कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो, राइट। सो दैट स्पेसिफिक चार्ज इज EYM. Specific charge for electron discovered by J.J. Thomson, which was very important discovery because first time it is discovered, first time anyone can mention, anyone can explain, anyone can define the presence of any subatomic particle. J. Stoney has named this particle as electron. Otherwise जो J.J. Thomson जो थे उन्होंने इसे नेगेट्रॉन कहा था, and afterwards that Millikan had discovered the charge of electron, और उसके बाद क्योंकि EYM पता था, चार्ज हमें अलग से पता चल गया तो मास भी डिस्कवर हो गया था. The discovery of proton has done by Goldstein, a scientist who had done this discovery of proton, and the discovery of neutron done by W.J. Chadwick during his famous experiment of artificial radioactivity. So this information is very precious, you must know this information. ये information आपके दिमाग में हर समय फिट होनी चाहिए, कभी भी पूछा जाए तो ये बनना चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरा याद रखें, ये डेसिमल के फर्स्ट या सेकेंड पोजिशंस तक जरूर याद रखें. So it would be good for you, right? Now, dual nature of electromagnetic radiations. Light is an electromagnetic radiation, right? Ultraviolet rays is also an example of electromagnetic radiation. Infrared rays, radio waves, X-rays, these all are examples of electromagnetic radiation. Initially it assumed that light radiations or other electromagnetic radiations are wave. Many phenomena based on wave nature of light has explained. I have a list of such phenomena like this: reflection, refraction, interference, diffraction. These all phenomena explained by wave nature of light. But with time, this misconception had changed, and some phenomena come into notice. Those cannot be explained by wave nature of light, like nature of emission of radiation from hot bodies known as black body radiation, ejection of electron from metal surface when radiation strike it. This is also termed as photoelectric effect. Variation of heat capacity of solid as a function of temperature. पहले ऐसा माना जाता था कि हीट कैपेसिटी फिक्स होती है, बट वो भी चेंज हुई. और लाइन स्पेक्ट्रम जब देखे गए तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे हम वेव नेचर के बेसिस पे. वी विल एक्सप्लेन सम फिनोमेना. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यू हैड ऑलरेडी स्टडीड. Interference and diffraction you will study in class 11th as well as in class 12th. Out of these 4 phenomena, 3 phenomena we will discuss in this class, in this chapter, right? So ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हो गया कि लाइट एक वेव है, बट इनिशियली ये माना जाता था कि लाइट एक वेव है. सो बिफोर वी प्रोसीड फॉर द वेव नेचर एंड पार्टिकल, जब वेव नेचर हम जानते हैं बहुत सारे फिनोमेना, पार्टिकल नेचर के प्रोसीड करने से पहले लेट वी डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट इट. एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट एनी पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करना चाहते हैं, हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना चाहते हैं जो हर्ट्ज ने पहले बार की थी, तो व्हाट ही डिड, ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड.
परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर एक डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अप्लाई किया, राइट, उस कंडीशन में जब चार्ज उनके परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब परपेंडिकुलरली अप्लाई किया, तो उस कंडीशंस में कुछ वेव जनरेट होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से ये वेव जनरेट होती हैं, और दीज आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, वी हैव एन ओपन वायर, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट ट्रांसमिट ऑल्सो। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है मतलब चार्ज आगे बढ़ता है, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे बढ़ते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होते हैं। दिस इज कलेक्टिवली नोन एज, इट इज जनरेटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। सो कलेक्टिवली इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम एक ओपन वायर में भी ऐसा कर रहे हैं, तो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरली as a mechanical wave we know sound waves, ripples और different waves जिनकी भी हम बात करते हैं, they required for their movement, they required a medium for their movement। स्पेस में आप आवाज देंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। Why? Because there is no medium, so sound cannot travel in space, but electromagnetic radiations can travel in space because they do not require any medium for their propagation, for their movement। Right? बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकते हैं। I tried to mention here, you can see gamma rays and there are wavelength and frequencies. Also you can see the wavelength of gamma rays around 10 to the power minus 12 meter. It means it's around 1 picometer. Wavelength of X-rays is around, you can also write it, wavelength of gamma rays around 0.0 you can see 10 to the power minus 12 meter, it means 1 picometer, or angstrom you can say less than 0.01 angstrom। 0.01 angstrom से जो नीचे होते हैं वो gamma rays कहलाते हैं। 0.01 या हम ऐसा कह सकते हैं 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक के जो वेव होते हैं, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक के जो वेव होते हैं वो एक्स-रेज कहलाते हैं। 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम तक जो वेव होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, यू कैन सी इट इज गिवन इन नैनोमीटर। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक जो वेव होते हैं वो विजिबल रेंज में आते हैं, जिसमें हम विवग्योर पैटर्न की बात करते हैं, राइट। 7000 के ऊपर 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 7 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7
मीटर। तो 7 × 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक की जो वेव्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में आते हैं। उसके बाद 10⁻⁴ मीटर से नीचे या बड़े जो होते हैं लगभग 10⁻² मीटर की रेंज में जो होते हैं वो माइक्रोवेव कहलाते हैं। और फिर 10⁻² मीटर से 1 मीटर तक की रेंज में माइक्रोवेव आते हैं। और 1 मीटर से जो बड़े वेवलेंथ वाले वेव्स होते हैं उन्हें रेडियो वेव्स कहते हैं। एक्सरेज वी नो it is very important, we'll discuss about it also, that wavelength is inversely proportional to energy. वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एक्सरेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पेनिट्रेशन पावर भी होती है, और इसीलिए हमारे बॉडी का एक्सरे लेने के लिए इन्हीं रेज का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। विजिबल रेज जो है, यू कैन सी अ डायग्राम गिवन इन दिस डायग्राम, यू कैन सी विजिबल रेज जो है, विजिबल रेज जो होते हैं इसमें वेवग्योर होते हैं जो कि विजिबिलिटी के लिए, कलर विजिबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो वाइट कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। सो वे विजिबल रेज में काउंट होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन, व्हेनेवर वी गॉट रेडिएशन फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट, whenever we got radiation from any hot object, hotness from sunlight also, from everywhere, whenever you got hot radiation, they are infrared radiations. Afterward, microwaves, they are generally used for radar systems and radio waves. Nowadays, for communication, for mobile communication, from television broadcasting, each and every communication is based on the working of radio waves. So these all the important electromagnetic radiations nowadays, radio waves specifically, are part of our life. So remember, they all are radio waves. They do not require any medium for the propagation, right? Characteristics of electromagnetic wave. Actually, these are characteristics of any wave, I can say. Frequency, wavelength, speed of light. Frequency, wavelength, speed of light. A speed of wave, I can say. Speed of wave. Right. So these are characteristics of not only wave, electromagnetic wave, these are characteristics of each and every wave. Frequency is, it is defined as number of waves that pass in a given point. किसी एक पॉइंट से कितनी waves पास हो रहे हैं, that is frequency of wave. Wavelength, the distance between two crest or two trough is known as wavelength. You can see crest are maximum amplitude, crest and trough, there is a line must be there. So उसे कहते हैं मीन पोजीशन, उसके ऊपर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं, नीचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे ट्रफ कहते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। स्पीड ऑफ वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in a particular interval of time is called speed of wave. Whenever we are talking about electromagnetic wave, जब हम electromagnetic wave की बात करते हैं, so in that condition हम बात कर रहे होते हैं speed of light की, because electromagnetic wave generally travel with speed of light in vacuum specifically. अगर किसी मीडियम में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड वेरी कर सकती है, और उसके लिए हम c की जगह v यूज करते हैं, ठीक है। c is symbol for speed of light and it is 3 to 10 to the power 8 meter per second. And wave number, it is very important. It is actually the inverse of wavelength, and it is defined as a number of wavelength per unit length. जैसे हम कहते हैं किसी एरिया से हमने कहा कि भाई ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू गिवन पॉइंट, राइट। बट हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ के अंदर कितनी वेव्स हैं उसे हम डिफाइन करते हैं वेव नंबर से, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट. So you can see the relation between these two. Nu bar is a symbol for wave number,
it is equal to 1 upon lambda. C, the speed of light, sometimes it is also represented small c, it is actually small c, and sometimes it is also represented by V. So C is the speed of light in vacuum, speed of radiation in vacuum, and V, if it is written, means speed of that radiation in any that medium, right? The relation is same. Nu is frequency and the lambda is wavelength. The speed of light is equal to frequency into wavelength. Nu is equal to 1 by t. T is time period. I had not mentioned here time period. Time period is time required for passing one wave through at any point, from any point. एक वेव कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड. So frequency is inverse of time period. So these three formulas are very important, and with the help of these formula we can calculate. For example, if we have the frequency of broadcasting, हमारे मोबाइल में एयरटेल से अगर नेटवर्क आ रहा है, किसी भी कंपनी से नेटवर्क आ रहा है, तो हर एक नेटवर्क की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है और स्पीड हमें पता ही होती है. एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी हैव वेवलेंथ देन वी कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. इफ वी हैव वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन एनी मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द हेल्प ऑफ इट आल्सो. Right? So it is very simple example. For example, I have given a question like a question, find frequency of light having wavelength. मैं एक क्वेश्चन केवल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. Question is very important, but it is very simple. For example, I have given a question, find frequency of radiation having wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम. राइट? तो अभी हम इनको फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम क्या लेंगे, C इंटू न्यू इंटू लैम्डा. C क्या हो गया भाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. सो वी कैन राइट इट एज 4000 into 10 to the power minus 10. So we could write it as 4 into 10 to the power minus 10 meter. Right? So we can write it as a 4 into 10 to the power minus 10 meter. So that 4000 is actually wavelength of violet radiation. Right? और उससे कम होता है तो ultraviolet radiation. So क्या हो जाएगा, nu is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by, it is 4000, 10 to the power minus 7 हो जाएगा. Right? So it is 4000 है ना, तो ये 10 to the power minus 7 हो जाएगा. So it is divided by 4 into 10 to the power minus 7. So what would be the product? 3 by 4 यानी 0.75, right, into 10 to the power 15, or we can say 7.5 into 10 to the power 15 that hertz or second inverse. ये जो है इसकी यूनिट हो सकती है, इनमें से कोई एक और है ना. सो दिस इज द फ्रिक्वेंसी. सो वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट सच कैलकुलेशन. जहाँ आपको फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो स्पीड ऑफ लाइट अपने आप पता होती है. वॉट एवर एनी टू क्वान्टिटी वी हैव, वी कैन कैलकुलेट थर्ड. राइट? सो फॉर दिस वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज. So these are characteristics of any wave. Whenever we are using C as a speed of light, it will be directly related with electromagnetic wave. Right? So these are here I am discussing some wave nature also, and we had discussed the many example. We had learned many example in which we use electromagnetic radiation or light as a wave. We know light is a wave, but here we are going to discuss about particle nature of electromagnetic radiation. Planck's a very important
person in the rising of quantum theory, in the rising of modern theory related with atoms, modern atomic model, and to define, to describe particle nature of electromagnetic radiation. What he suggested, what he proposed, that atom and molecule can emit or absorb energy only in discrete quantities, not in a continuous manner. कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी नहीं देते. देखिए, वेव एक कंटिन्यूस मैनर है. अगर हम कहते हैं कि लाइट इज अ वेव, तो उसका मतलब होता है जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आप तक ये लगातार पहुंच रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि रुक रुक के पहुंच रहे हैं. सो कंटिन्यूस मैनर कि ये लगातार पहुंच रहा है, दिस इज कंटिन्यूस मैनर. लेकिन अगर ये रुक रुक के पहुंच रहा है, बाइट बाय बाइट पहुंच रहा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैनर. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. He also suggested that मैं इनकी थ्योरी का एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ. According to Planck, वैसे तो ये स्टेटमेंट से क्लियर है बट अलग से भी मैं मेंशन कर देता हूँ. According to Planck, light electromagnetic radiation travel in the form of small energy bundles termed as quanta. Plural is quanta, singular is quantum, or photons. Singular is photon. And the energy of photon is directly proportional to its frequency. जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी. E is equal to h nu, and one formula we can also write it. So we must write that formula, otherwise we will forget that formula. That is what is frequency? What is the relation between frequency and wavelength? So we know that speed of light is equal to क्या होता है? Frequency into wavelength. C is equal to nu into lambda. C is equal to nu into lambda. Right. So what is nu is equal to? So nu is equal to C upon lambda. Nu is equal to C upon क्या हो जाएगा? nu is equal to C upon lambda. Okay, so nu is equal to C upon lambda. तो ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो इससे हमारा एक फॉर्मूला और बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन, यस, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. Right? So this relation is also important. So I'm going to mention this relation there. ये रिलेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ रखा हुआ है, इस रिलेशन को भी रख देते हैं.
ओके, सो एक और रिलेशन, सो व्हाट इट मीन्स कि वेवलेंथ जो होता है वो क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वेवलेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी के इनवर्स हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एनर्जी के इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी के, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एनर्जी के इनवर्स हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो एनर्जी ऑब्वियसली अपन सीधा सा मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां उस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होगी, जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां वेव की जो है एनर्जी कम होगी। उसका इनवर्स किस केस में होगा, जब वेवलेंथ की हम बात करेंगे। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो प्लांक ने कहा था कि लाइट जो हमारे पास हम तक जो पहुंचती है एनर्जी के छोटे बंडल्स के फॉर्म में पहुंचती है, कंटिन्यूस नहीं आती। इसका मतलब है कि लाइट हम तक जो आती है वो छोटे छोटे बंडल्स में आती है, लगातार नहीं आती। और हर एक बंडल की जो एनर्जी है वो बराबर होती है E=h न्यू की, जहां h जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि h इज अ प्लांक कांस्टेंट। यानी जब भी हम बात करेंगे अब एनर्जी बंडल्स की तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, h न्यू की। ही ऑल्सो सेड दैट energy we got is in the integral multiple of this quanta energy of one quanta। फॉर एग्जाम्पल हमें जो एनर्जी मिलती है, हमें कैसी एनर्जी मिलेगी, एक क्वांटा की एनर्जी या दो क्वांटा की एनर्जी या तीन क्वांटा की एनर्जी, राइट। हमें एनर्जी ऐसे नहीं मिल सकती कि एक क्वांटा की मिले फिर 1.5 क्वांटा की मिले फिर 2 क्वांटा की एनर्जी मिले, नहीं। This is called quantization of energy also. So quantization of energy का जो concept है, quantization of energy means energy is integral multiple of energy of photon। मतलब एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। इट लुक लाइक एस कि अगर आपको स्टेयर्स के थ्रू छत पर जाना है तो एक स्टेयर के बाद दूसरा स्टेयर आता है, बीच में स्टेयर कुछ नहीं होता, बीच में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, तो बीच में कुछ नहीं होता। मतलब आपको जो एनर्जी मिलेगी एक क्वांटा या किसी भी एटम मॉलिक्यूल को जो एनर्जी मिलेगी वो एक क्वांटा की एनर्जी मिलेगी, दो क्वांटा की एनर्जी मिलेगी, तीन क्वांटा की एनर्जी मिलेगी। फ्रैक्शन ऑफ क्वांटा कुछ भी नहीं होता है। एंड वी गॉट एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक, वी गॉट एनर्जी, वी गॉट सनलाइट, वी गॉट लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स। डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। हमें ये लगता है कि अगर हमारे ऊपर लाइट डाली जा रही है तो कंटिन्यूस आ रही है, ठीक है। बट प्लांक के अकॉर्डिंग, प्लांक ने कुछ ऐसे फिनोमेना एक्सप्लेन किए जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि लाइट कंटिन्यूसली हम तक नहीं पहुंचती है, स्मॉल एनर्जी बंडल्स में पहुंचती है। यही उनका कॉन्सेप्ट था, प्लांक्स कॉन्सेप्ट फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कौन कौन से फिनोमेना होते हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन होते हैं। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ejection of electrons from metal surface when radiation strikes on it, variation of heat capacity of solids as a function of temperature, and line spectra of atom with special reference to hydrogen, right? So one by one हम उन्हीं phenomena के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो फिनोमेना है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? सिंपली the black body is defined as which is completely black from outside and have a small hole in it, or that body which absorb all the radiation which incident on it at high temperature as well as emit all the radiation at low temperature। ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसको हम ये समझें कि कैसे हम इसे या कैसे हम वेव नेचर से, व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन हम क्यों नहीं कर सकते इसे। ठीक है, अभी होता क्या है इसमें, अगर हम देखें
एक मैं जनरल एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा व्हाट विल हैपन जब आयरन को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसका कलर क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद आपको याद हो, रेड कलर होता है। फिर और गर्म करते जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, वाइटिश होते जाता है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और गर्म करते जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लूइश होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, देखिए अगर हमें रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो रेड कलर की वेव्स हैं, रेड कलर की जो वेव्स हैं वो वहां इन्वॉल्व है, राइट। तो जनरली होता क्या है कि जब हम लाइट की बात कर रहे होते हैं कि द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, तो हमें देखो, हमें कलर वही दिखाई देता है जो कलर हमारी आंखों को आकर टकराता है, ठीक है। जो कलर उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आता है वही हमें दिखाई देता है। जो कलर उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जब हमें रेड कलर दिखाई देता है, इसका मतलब है कि रेड कलर हमारी आईज तक वापस आ रहा है। जब हमें व्हाइट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हमारे आंखों तक सारे कलर्स वापस आ रहे हैं। जब ब्लैक दिखाई देता है, हमारी आंखों तक कोई भी कलर वापस नहीं आ रहा है। ये कलर कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो पीक है वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो मैक्सिमा है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। अगर एक जनरल केस देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो हम जो है बहुत आसानी से कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम को ज़्यादा मिल रही है। एनर्जी सिस्टम को ज़्यादा मिल रही है तो उसकी वेवलेंथ कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम वेव नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वेव नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कशन करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो ये सब कुछ, चाहे वेवलेंथ की बात हो, चाहे इंटेंसिटी की बात हो, वो ब्राइटनेस से एक्सप्लेन होते हैं। और ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। ब्राइटनेस, हम तक लाइट कितनी तीखी लाइट पहुँचती है, टेम्परेचर ज़्यादा किसका होता है, तीखी लाइट का। ब्राइटनेस मतलब जो ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट लाइट को हम जैसे कह सकते हैं उसके अंदर ही सब कुछ आता है, अगर हम वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी का बढ़ना और वेवलेंथ का बढ़ना दोनों इनवर्स हो जाते हैं। जबकि अगर वेव नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो पार्टिकल नेचर ऑफ जो रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहे हो चाहे एमिट हो रहे हैं, जनरली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से आने वाले रेडिएशंस को कहते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी से आने वाले रेडिएशंस हमें मिलते हैं, उनके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने कहा कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अराइजेस फ्रॉम ऑसिलेटर्स। जैसे एक एटम जो है इन दी वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी की वॉल के अंदर एक एटम जो है वो मूवमेंट करते रहता है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऊपर मैंने एक ब्लैक बॉडी रिप्रेजेंट की है। एक बार जो पार्टिकल्स अंदर चला गया वो यहीं मूव करता रहेगा, उसके बाहर आने के चांस मिनिमम हो जाएंगे। राइट, सो व्हाट विल हैपन, ऑसिलेशन में कंडीशन ये ऐसी आती है। अगर ऑसिलेशन नहीं है तो कंडीशन कैसी आएगी, अगर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ते जाएगा। लेकिन ऑसिलेशन में कंडीशन ऐसी आती है कि पहले इंटेंसिटी बढ़ती है मैक्सिमम पर जाती है, फिर इंटेंसिटी कम होती जाती है, फिर फर्दर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर कम होती जाएगी, फिर फर्दर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर कम होती जाएगी। वेव के केसेस में ऐसा नहीं होता, वेव जो है वो कंटिन्यूसली आती है। तो उस कंडीशन में अगर इंक्रीज हो रहा है, जब तक रेडिएशंस आ रहे हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे लाइक दिस, या डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज होते रहेंगे। इस तरह की कंडीशंस नहीं आएगी जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें ब्लैक बॉडी से देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि
ये कंडीशन कब देखने को मिल सकती है? जब लाइट ट्रेवल विद डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, यानी डिस्क्रीट पार्टिकल्स और बंडल्स के फॉर्म में जब ट्रेवल करती है, तब कंडीशन ऐसी देखने को मिल सकती है। इट लुक लाइक एज कि अगर हम होली के समय में बलून्स के अंदर पानी भर कलर्ड वाटर लेके आपको मारते हैं। अब मैं मानता हूं कि लगातार आपको ऐसे बलून्स जिसमें पानी भरा हुआ है, कलर्ड पानी भरा हुआ है, वो आपको मारे जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक बलून आपको लगेगा, वो फूटेगा, उसका पूरा पानी ऊपर क्या आएगा, फिर दूसरा बलून आएगा, फिर तीसरा बलून आएगा, लाइक दिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लाइट फोटॉन्स जो हैं वो ब्लैक बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं और उसके कारण से जो है वो अपनी एनर्जी देते रहते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं, और जिसके कारण से एनर्जी इंटेंसिटी मैक्सिमा होती है, मैक्सिमम तक जाती है और उसके बाद मिनिमम होती जाती है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आप देख सकते हैं कर्व जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही जो मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद भी हो यही रहा है कि पहले मैक्सिमम जाएगा फिर मिनिमम। आप सोचिए, अगर आप जनरल वे में सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो आप हीट तो लगातार दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी उसकी लगातार बढ़ती जानी चाहिए ना, कम क्यों हो रही है? दिस इज द पॉइंट। और इसे प्लांक ने ही अपने पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, right? So these are black body radiations. We'll discuss about photoelectric effect and other effect also in next class. Thank you for today.